नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 10 फरवरी 2022। स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। आज का जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल है श्रीलंका में एक एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे की विकसित की गई है। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि भारत के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है भारत और श्रीलंका के साथ मिलके कि उनके यहाँ पे एकीकृत डिजिटल पहचान ढांचा को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, लाइक आधार कार्ड के जैसे होगा, जैसे आधार कार्ड है वैसे ही आधार कार्ड के जैसे होगा। इसका हम की पॉइंट देखते हैं क्या होगा। ये एकीकृत डिजिटल जो पहचान है, ठीक है, इसकी विशेषता ये होगी कि यह बायोमेट्रिक्स काम करता है। जैसे आपके पास आधार कार्ड है ना, उसी आधार कार्ड के बेस पे अब श्रीलंका में भी एक पहचान लोगों को, जनता को, वहाँ की जनता को मिलेगी। तो उसी की बात की जा रही है। ये किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? ये भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम इसलिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये जो पहचान होता है वो साइबर स्पेस में एक व्यक्ति को पहचान दिलाता है, किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है और उस व्यक्ति को डिजिटल पहचान और भौतिक पहचान दोनों ही दिखाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं आधार नंबर के बारे में। आधार नंबर क्या होता है? ये आधार नंबर जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है। ठीक है, ये 12 अंकों का होता है। ये भारतीय निवासी को मिलता है, जो भारत का नागरिक है उसको मिलेगा। वो चाहे किसी भी उम्र का हो और कोई से भी लिंग का हो, मतलब महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी को भी मिल सकता है। बस उसका एक शर्त होता है कि भारत का निवासी होना चाहिए, उससे वो अपना आधार नंबर पहचान कर सकते हैं। ये जो होता है वो न्यूनतम जानकारी की और बायोमेट्रिक के जानकारी को उपलब्ध करता है, आपके डिटेल को थोड़ा सा उपलब्ध करता है। उसके बाद ये निःशुल्क होता है, इसमें कोई आपको शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति एक बार ही अपना आधार नंबर ले सकता है, आधार नंबर के लिए नामांकन करवा सकता है। और कानूनी रूप से जो इसका ढांचा है वो आधार एवं अन्य कानून संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसको पारित किया गया है, जिसके तहत ये पहचान आप अपने स्वेच्छा के उपयोग और अनुमति के द्वारा ले सकते हैं। तो हमने जाना कि श्रीलंका ने किस तरह से इसके लिए डेवलप कर रही है और भारत के जैसे जो आधार कार्ड है उसी तरह से अपने यहाँ पे भी एक एकीकृत डिजिटल पहचान ढांचे की विकसित कर रही है और भारत इसमें सहयोग करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये हमने द हिंदू से लिया था इस न्यूज़ को। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो है कि यूरोपीय संघ ने चिप अधिनियम पेश किया गया है। हम कुछ दिन पहले ही भारत में भी इस ऐसे करके सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए यूएसए में भी इसके लेके चल रही है, यूएसए की भी प्रोजेक्ट आई है। तो ये सारे हमने देखा था। उसी तरह से अब क्या है, यूरोपीय जो संघ है, संदर्भ ये है कि यूरोपीय जो संघ है इन्होंने भी चिप आधारित अपना जो अधिनियम है उनका अनावरण किया है, जिसमें वो क्या करते हैं कि सामाजिक और निजी निवेश को बढ़ावा दे के वो 2030 तक चाहते हैं कि इसको हम 20 गुना कर दें। ठीक है, 20 गुना करने के साथ साथ ये अपनी महत्वाकांक्षी को उपलब्ध कराए। अब हम इसके की पॉइंट जानते हैं। की पॉइंट क्या हो सकता है? की पॉइंट ये है कि विश्व बाजार में ना इसकी चिप जो है उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। ओके, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसकी हिस्सेदारी को प्राप्त करने के लिए 20% प्राप्त करने के लिए मतलब कि उत्पादन को 4 गुना तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, प्रयास किया जाएगा, जिससे कि कहाँ पे हमने पहले ही बताया कि सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कारों और मोबाइल में जो चिप वूप लगता है ना, मोबाइल के जो पार्ट होते हैं उसको यहाँ पे डेवलप किया जाता है। ये महत्व है। इस महत्व से ये होता है कि महत्व ये है इसके लिए, यूरोप के लिए, ठीक है, कि यूरोप के साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है ये चिप का जो उत्पादन करता है, उनकी ये राजनीतिक प्राथमिकता बन गई है। मतलब आप राजनीतिक प्राथमिकता ये समझिए कि अब हमारा किसी देश के साथ रिलेशन है, अब हमारी इस देश के साथ हमें सेमीकंडक्टर लाना पड़ता है, तो हमें क्या होगा, इनके साथ अपने रिलेशन को सही करके रखना पड़ेगा। यदि हम इनके साथ सही रिलेशन नहीं करेंगे तो ये कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगा। तो हमें इसको प्राथमिकता तौर पे रखना पड़ता है, हम स्वतंत्र नहीं हो पाते फैसला लेने में। ठीक है, अब महामारी के कारण ये आपूर्ति और बंद हो चुकी थी, आपको पता ही है कि मार्केट किस तरह से चला था। तो यही है, ये सेमीकंडक्टर जो कंपनी है उसका जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है ताइवान में होता है, चीन में होता है, दक्षिण अफ्रीका में होता है। ओके, इसे ताइवान, चीन और दक्षिण कोरिया, इनका ये सेमीकंडक्टर करने में सबसे ज़्यादा ये बड़े पैमाने पे ये सेमीकंडक्टर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए विश्व का ना सबसे ज़्यादा जो देश है वो इन देशों पे डिपेंड करते हैं। अब मान लीजिए चाइना है, भारत भी यहीं से करता है सेमीकंडक्टर। अब कभी भी फ्यूचर में भारत और चाइना के बीच में कोई टकराव होता है, सीमा विवाद होता है, तो उसके लेके हमें मजबूरी में इनके पास झुक के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि इनके यहाँ से हमें सेमीकंडक्टर मिलने वाला है। यदि ये अपने मार्केट से बंद कर देंगे तो हमारे पास वो अल्टरनेटिव ऑप्शन भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप क्या आप जानते हैं, एक चीज़ ये बताया गया है कि हमने दिया है आपको, क्या आप जानते हैं कि अर्धचालक जो तेज़ी से जो बढ़ रही है, डेवलप हो रही है, उसमें अभी तक ये जो है भारत तेज़ी से बढ़ सकता है। 2026 तक ये कहाँ तक जा सकता है? 2026 तक 64 अरब
डॉलर तक ये पहुंच सकता है इनका बाजार, तो इसी की बात की गई है। तो इसलिए भारत में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि इसको डेवलप करने की चीज़ें। आपको पता है कि किस तरह से लोग मोबाइल जो सेक्टर है किस तरह से लोग इमर्ज होकर आ रहे हैं, कोई भी डेवलप हो रहा है तो हमारे यहाँ पे मोबाइल यूजर में हम सेकंड नंबर पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं इस जगह पे आईटी सेक्टर में, उद्योग घटक में, इन सारी चीज़ों पे सेमीकंडक्टर जो है भारत के उद्योग का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। हमने इसको भी आपको द हिंदू से निकाल के रखा है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में है। ये कार्यक्रम क्या है, ये आपको जीएस पेपर 2 के स्वास्थ्य से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है, इन्होंने एक बताया है, अनुमान लगाया है कि हॉर्न, अफ्रीका जो हॉर्न है, इन देशों में गंभीर रूप से सूखे के कारण क्या होगा कि 13 मिलियन लोग को गंभीर रूप से भूखों का सामना करना पड़ता है। तो ये नंबर कम नहीं है, बहुत सारे लोग क्या है भूखों का सामना करना पड़ेगा उनको सिर्फ सूखा आने के कारण। अफ्रीका हॉर्न क्या होता है, अफ्रीका हॉर्न कोई जगह नहीं है एक्चुअली। ये अफ्रीका का जो ऐसा हॉर्न मतलब होता है सिंग करके जो दिखा जाता है, जैसे आप देख सकते हो जिबूती, एरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, ठीक है। सोमालिया जो है इसको मान्यता प्राप्त है, और उसके बाद है सोमालीलैंड, ठीक है, सोमालीलैंड। इनके साथ साथ इन देशों को क्या बोलते हैं हम, अफ्रीका हॉर्न बोलते हैं। इन देशों को अफ्रीका हॉर्न बोला जाता है, ओके। आप देख सकते हैं सोमालिया, इथोपिया और केनिया समेत जो क्षेत्र है उसमें 1981 में ऐसा चीज़ें आया था, इस भूख को देखा गया था, लेकिन इसके बाद जो ये परिस्थिति है वो अभी बन के आई है, फिर से सामने ये आ रही है, जिस तरह से इथोपिया केनिया के आसपास आया था। सूखे के कारण आपको पता है कि कृषि का जो समुदाय है, यहाँ पे जो लोग हैं वो कृषि पे ही आधारित हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कि कुपोषण दर भी कम है, राइट। अब आप देख सकते हैं कि अब हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में। संयुक्त राष्ट्र विश्व कार्यक्रम क्या है, यह विश्व कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की एक खाद्य श्रृंखला, खाद्य शाखा है विश्व संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है। ये भूखे और खाद्य को जो सुरक्षा है उससे संबंधित विश्व में जो केंद्रीकरण जो मानव गठन होता है वहाँ पे ये काम करती है। वो खासकर से ज़्यादा जो इनका फोकस होता है वो स्कूल में जो भोजन है वो सबसे ज़्यादा ये प्रदान करते हैं, वहाँ पे इनका फोकस रहता है। इसकी स्थापना 1961 में होती है और इनका जो मुख्यालय है वो रोम के अंदर है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। वो है कि हेल्थ केयर के इनोवेटिव डिलीवरी के लिए बाज़ारों और संसाधनों तक सतत पहुंच के लिए यह चीज़ें अपनाई गई है, ये योजना लेके आई गई है। ये आपको जीएस पेपर 2 के से संबंध से कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। संदर्भ ये है कि अटल इनोवेशन मिशन ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन और उनके जो यूएसए एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इन दोनों के सहयोग से ये दोनों एक एग्रीमेंट के, समझौता के हैं, जिनके सहयोग से ये मिशन चलाया जाएगा। हेल्थ की क्या करेंगे, इनोवेटिव डिलीवरी किया जाएगा, ठीक है। हेल्थ केयर का जो है इनोवेटिव डिलीवरी किया गया, जिसमें बाज़ारों और संसाधनों तक क्या होगा, सतत पहुंच होगा। अब इनके हम लक्ष्य के बारे में जानते हैं। ये समझौता जो उनकी हुई है, इनकी जो घोषणा की गई है, इसके लिए लक्ष्य क्या रखा गया है। ये लक्ष्य ये रखा गया है कि टायर 2 और टायर 3 वाले जो शहर है और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पे कमज़ोर आबादी है वहाँ उनको सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाया जाएगा, ठीक है। ये स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित है, राइट। इसको देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हेल्थ केयर इनोवेटिव डिलीवरी जो है वो किसके द्वारा चालू किया गया है। तो ये अटल मिशन मतलब नीति आयोग के द्वारा और यूएसए की जो एजेंसी है उनके द्वारा, यूएसए फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इनके द्वारा चालू किया गया है। ये इनका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ये है कि टायर 2 और टायर 3 कि जितने भी शहर है और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सस्ते और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की बात की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सामाजिक आधारित जो परोपकारी निधि है उसमें वाणिज्यिक पूंजी के लेके ये काम करेंगे। तेजी पैमाने से जो कमज़ोर वंचित लोग हैं, ठीक है, कमज़ोर लोग हैं, आदिवासी कमज़ोर जो आबादी है उन तक पहुंचने का मदद करेंगे और नवाचार और उद्यमी को डेवलप करने की बात की गई है, ठीक है। ये सहायता कोविड-19 की चल रही तीसरी लहर के एक प्रभावित जो चीज़ें होती है ना, उसको आगे की तरह से उसको संक्रमण नहीं किया जाए, गाँवों तक जो मामला फैल रहा है उसको बहुत जल्द से जल्द रखा जाए, क्योंकि गाँवों तक आपको पता है कि सस्ते दामों पर एक तो स्वास्थ्य की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है, स्वास्थ्य की फैसिलिटी अच्छी भी होती है तो सस्ते दामों पे नहीं मिलता। यदि कोई भी फैमिली का यदि कोई पर्सन हेल्थ से प्रॉब्लम हो जाता है तो वो सारा का सारा उनका जो जितना भी बचत होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, राइट। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इसको आप ये द हिंदू से लिया गया है,
नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, वो है कि राष्ट्रीय एकल, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से संबंधित है। ये क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ आपको सिंपल भाषा में। देखिए हमारे भारत में जब निवेशक आते हैं ना, भारत में जब निवेशक आते हैं दूसरे देश से, मान लीजिए यूएसए से कोई निवेश करने आता है, जब यहाँ पे कोई निवेश करने आएगा किसी भी चीज़ में तो उनको विभिन्न मंत्रालय के पास जाना पड़ता था। अब मान लीजिए कि पर्यावरण से संबंधित इशू है तो पर्यावरण मंत्रालय के पास, उनको खाद्य यदि उत्पादन की जरूरत है तो उनको अलग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय के पास जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम है तो स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। वाणिज्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उनको वित्त मंत्रालय के पास। तो विभिन्न जगहों पर इनको जाने की ज़रूरत पड़ती थी, विभिन्न दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे कि क्या होता था कि सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता था, झंझटिया होता था, जटिल होता था। तो आप भी कहीं पे भी जाते हो, किसी वेबसाइट पे देखते हो जहाँ पे ज़्यादा झंझट होता है तो आप भी वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हो। तो उसी तरह से यदि ऐसा रहेगा तो क्या भारत में डेवलप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, निवेशक आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनको निवेश करना आसान नहीं रहेगा। इसलिए सरकार के द्वारा एक योजना लेके आई गई कि हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको एक खिड़की के साथ जोड़ देंगे, मतलब एक सिंगल विंडो, जहाँ पे इस साइड को बनाया गया एक सिंगल विंडो, जहाँ पे हम उनको हर एक सुविधा प्रदान कर सके, ठीक है। एक ही जगह पे वो आए, अपना एप्लीकेशन दे, और जिससे कि हम एक हर सुविधा प्रदान कर सके। उससे क्या होगा कि भारत में जो ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस है, मतलब कि बिजनेस करने में आसानी, मतलब इजी होना चाहिए, ओके। ये जो आसानी होगा इसमें क्या होगा, हमारा रैंकिंग इम्प्रूव होगा। जब हमारा रैंकिंग इम्प्रूव होगा तो निवेशक क्या है, भारत के अंदर और अच्छे तरीके से आके निवेश कर सकेंगे। यही आर्टिकल है। अब चलिए हम आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। ये आर्टिकल आप जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हैं, गवर्नेंस से, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू एंड कश्मीर, ये एक राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली जो है इसको क्या क्या अडॉप्ट किया है, इससे जुड़ी है। ये पहले केंद्र शासित प्रदेश है जिसने इससे जुड़ी है। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ इसको जोड़ा गया है, इस चीज़ों को, ठीक है। इसमें क्या होगा, 45 औद्योगिक पार्क बनाने की बात मेजबानी की जाएगी। अब हम जानते हैं कि NSWS मतलब कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली क्या होता है। इसको बजट 2020 में घोषणा किया गया था, हमने आपको बताया था। निवेशकों के लिए क्या हो, एक गाइड के रूप में होता है, ठीक है। एक आसानी, एक ही जगह पे क्या हो सके, हर एक काम हो सके। देखिए निवेशकों को कई प्लेटफॉर्मों और कार्यक्रमों जाने की ज़रूरत को समाप्त कर दिया गया, इसको एक ही जगह किया गया, ठीक है। इसके तहत आप देख सकते हो कोऑपरेटिव मामले के मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वाणिज्यिक मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और 20 मंत्रालय को एक ही जगह करके केंद्रीकृत कर दिया गया, ठीक है। इसमें अभी तक क्या है कि 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हो गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो यही है इसके बारे में। ये जो है एक ईजी वे प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक्सेस करने के लिए यदि मैं एक ही चीज़ को इकोनॉमिक्स के लिए अलग वो बनाऊँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अलग ऐप बनाओ, इंडिया पॉलिटी के लिए अलग ऐप बनाओ, दूसरे के लिए अलग बनाओ, तो सबके लिए अलग रहेगा। तो आप क्या हमारे यहाँ पे एक्सेस करोगे कि सब सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ एक ही जगह पर लेके आ जाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आइडिया डेटाबेस के संबंधित है। ये कृषि मंत्रालय द्वारा, संदर्भ ये है कि कृषि मंत्रालय द्वारा इसको पेश किया गया है। ये किसानों का डेटाबेस एकत्र करेगा, किसानों का डेटाबेस एकत्र करेगा पूरा इंडिया लेवल पे, ठीक है। इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको किया जाएगा। जिसमें क्या होगा कि इससे क्या होगा कि किसानों को, आप समझिए कि एक डेटाबेस रहेगा, किसानों के हर एक संबंधित कितना उत्पादन करते हैं, कहाँ पे वो क्या करते हैं, कहाँ पे बेचते हैं, वो डेटाबेस एक ही जगह पे उपलब्ध रहेगा। तो हम आसानी से ये कर सकते हैं कि किस किसान के ऊपर कितना कर्ज है, किस किसान के ऊपर नहीं है। तो हम सारी चीज़ों को हमें जानने के लिए मिलेगा। उससे क्या होगा कि किसानों का आय बढ़ेगा, ओके, समझ क्षमता उनकी बढ़ेगी, क्षमताओं में सुधार होगा, ओके। तो इसी से संबंधित है, किसानों की जो भूमि है उसको डिजिटल करके उनके साथ जोड़ दिया जाएगा। उनके साथ एग्रीकल्चर का जो है डेटा है वो गोपनीय रहेगा, ठीक है। उसको प्राइवेसी का खासा इसमें ध्यान रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो सरकार को मिलता है, योजनाएं मिलती है, उसके तहत भी इनको लाभ मिला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, 2-3 आर्टिकल, ये सारा हमने PIB से लिया है, ठीक है। पहले का जो आर्टिकल था वो इंडियन द हिंदू का था, ये आर्टिकल हम PIB से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कि ई पंचायत सुविधा से संबंधित है। ई पंचायत सुविधा क्या होता है, आपको नाम ही से पता चल गया होगा। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पंचायत की डेटाबेस तैयार करना। इस संदर्भ क्या है, संदर्भ यह है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत
पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है, पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज संस्थान जो है इसके ऊपर काम कर रही है। पंचायती ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रही है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि ग्राम स्वराज को रूप में अपनाया जाएगा, एक ऐप बनाया जाएगा, ठीक है, एक प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है, एप्लीकेशन और डेटाबेस, जहाँ पे उनका योजना क्या होगा, बजट क्या होगा, लेखा क्या होगा, ऑनलाइन भुगतान, सारे चीज़ों की जानकारी उनको एक जगह रहेगा कि उनको ऑफिस का दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने घर में मिल जाएगा, ठीक है। अब इनको कौन सी इनकी योजना आई है, इनके पंचायत में इनको जाना पड़ता था ब्लॉक में, ब्लॉक अधिकारी BDO से आपको संपर्क करना पड़ता है। अब उस झंझटों को ख़त्म करके एक ही जगह पे रख दिया गया है। इसमें क्या किया गया है कि 2.55 लाख गाँव को जोड़ा गया है, 5390 ब्लॉक को जोड़ा गया है, 481 ज़िले को जोड़ा गया है। इन सारी चीज़ों को एक ही एप्लीकेशन के द्वारा जोड़ा जाएगा। वो एप्लीकेशन का नाम है ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन, ये गांव स्वराज एप्लीकेशन के द्वारा इसको जोड़ा जाएगा। ऐसा ट्रांसपेरेंसी भी आएगी आगे जाके कि कोई जनता को भी अपना गांव में क्या योजना चल रही है, किस योजना के पास में काम कर रहे हैं, ये सारा चीज़ भी लेके आया जाएगा। ये जो योजना है ये भारत नेट के बारे में बताता है। भारत नेट क्या है? भारत नेट सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी कि गाँव में, ठीक है, गाँव तक हम क्या करेंगे, ब्रॉडबैंड जो कनेक्टिविटी है उसको पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लेके। तो यही है भारत नेट। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत नेट क्या है तो ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को पहुंचाने की बात की जाइए। 17/1/2022 तक 1,70,136 गाँवों तक इस सेवा को तैयार कर चुके हैं और इसको आगे जाके इसको और आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आज हमने इस डिस्कशन में देखा कि जितने भी आर्टिकल थे उस इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हमने कवर किया। सेशन का PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बुद्धा एस को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो यदि आपको अच्छे लगे हो तो आप यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और आगे आने वाले जो हमारा सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू सो मच।